नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपके में एक बार फिर से आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं इस वक्त की पहली बड़ी खबर से। मालदीव विवाद पर भारत के खिलाफ चीन का प्रोपेगेंडा, कहा नई दिल्ली को खुले विचारों का होना चाहिए। भारत ने मालदीव के उच्चायुक्त को तलब किया था। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना को बधाई दी। लगातार चौथे कार्यकाल के लिए फोन कर बधाई दी। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखकर जानकारी दी। और ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग में पीएम मोदी फिर सबसे लोकप्रिय नेता। सबसे ताजा अप्रूवल रेटिंग में तीसरी बार टॉप पर प्रधानमंत्री। 77% अप्रूवल रेटिंग मिली। रेटिंग में बाइडेन 11वें नंबर पर हैं। और गुजरात में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट का प्लान बेनकाब। गिरफ्तार आईएसआईएस आतंकी शहनवाज ने किया खुलासा। गुजरात के कई शहरों में ब्लास्ट की थी तैयारी। और बिल्किस बानो के दोषियों को फिर जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार का रिहाई वाला आदेश रद्द कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा रिहाई के लिए फर्जीवाड़ा किया गया। और राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी को लगा झटका। श्रीकरणपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस जीती। रुपिंदर सिंह ने बीजेपी के मंत्री सुरेंद्रपाल को हराया। और कल गुजरात वाइब्रेंट समिट का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद समिट में शामिल होंगे। यूएई राष्ट्रपति के साथ रोड शो कर सकते हैं प्रधानमंत्री। बड़ी खबर, दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बैठक हुई है। पंजाब और दिल्ली में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई है। दोनों दलों के बीच अच्छे माहौल में बातचीत हुई है, ये कांग्रेस का कहना है। और दिव्या मर्डर केस में एसआईटी ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। पंजाब में 2 टीमों के साथ अब तक 6 टीमें तैनाती गई हैं। हत्या की पूरी योजना अभिजीत ने बनाई थी, पुलिस का ये कहना है। इन सभी खबरों के साथ अब आपको बताते हैं कि कर्टन रेजर में हमारे आज कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं जो आपके लिए देखना जरूरी है। पहली बड़ी खबर जो इस वक्त हमारे सामने वो ये है कि मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू आज चीन पहुंचे हैं। उनके बीजिंग दौरे के बीच जिन्ना की इतनी चर्चा क्यों हो रही है? दूसरी खबर, कल पीएम मोदी के दोस्त यूएई के राष्ट्रपति भारत आएंगे। उनके इस दौरे से पाकिस्तान क्यों परेशान? तीसरी खबर, बिल्किस बानो को न्याय वाले 251 पन्नों में क्या लिखा हुआ? सर्वोच्च अदालत ने फैसले में किसे कहा फ्रॉड किया? चौथी खबर, अमेरिका देखता रह गया और पड़ोस में फिर हसीना सरकार बनी। बांग्लादेश चुनाव में भारत चीन की केमिस्ट्री हम आपको दिखाएंगे। पांचवी खबर, इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग पर झगड़ा क्यों है? 4 राज्यों में कांग्रेस की चुनावी गाड़ी कहां पर फंसी हुई है? फिक्र आपकी की शुरुआत मालदीव की खबर के साथ करते हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी के अपमानजनक टिप्पणी के मामले में लगातार बैकफुट पर है। प्रधानमंत्री मोदी का यह अपमान इसलिए क्योंकि लक्षद्वीप जाकर उन्होंने मालदीव को कूटनीति की तगड़ी मैसेजिंग की थी। यह मैसेजिंग इसलिए जरूरी थी क्योंकि मालदीव लगातार चीन के चंगुल में फंसता जा रहा है। नई सरकार की ताजपोशी के बाद चीन के बहकावे में मालदीव लगातार भारत को आंखें दिखा रहा है। आज उसी मालदीव की खबर के साथ हम आपको लक्षद्वीप का वो इतिहास बताएंगे जिसका कनेक्शन मोहम्मद अली जिन्ना से जुड़ा हुआ है। ये मालदीव के लिए एक सबक है। पहले ये वीडियो देखिए। सोशल मीडिया पर #बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड होने के बाद आज भारत सरकार ने मालदीव के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। दिल्ली में मालदीव के हाई कमिश्नर को तलब किया गया। सूत्रों के मुताबिक भारतीय विदेश मंत्रालय ने मालदीव के मंत्रियों की आपत्तिजनक टिप्पणी पर हाई कमिश्नर के सामने कड़ी आपत्ति जताई है, जिस पर उन्होंने सफाई देनी पड़ी है। लेकिन चीन का मोहरा बन चुके वहां के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू को शायद इसकी परवाह नहीं है। इसीलिए भारत से तनाव के बीच आज वो 5 दिन की यात्रा पर बीजिंग पहुंचे और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के आगे नतमस्तक हुए। मोइजू का पूरा चुनावी कैंपेन भारत विरोधी था। उस दौरान उन्हें चीन का भरपूर साथ मिला। अब वो राष्ट्रपति हैं तो कर्ज उतारने के लिए बीजिंग के दौरे पर हैं। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग उनके स्वागत में भोज का आयोजन करेंगे। इस दौरान दोनों लीडर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। दोनों देशों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। पहली नजर में यह आपको एक सामान्य कूटनीतिक संबंध दिखेगा, लेकिन भारत के नजरिए से ये राष्ट्रपति मोइजू का भड़काने वाला एक और कदम है। इसे ऐसे समझिए कि भारत मालदीव के ऐतिहासिक रिश्तों की खासियत रही है कि जब वहां कोई नया राष्ट्रपति चुना जाता है तो सबसे पहली विदेश यात्रा भारत की करता है। अब तक यही परंपरा थी, लेकिन चीन के जाल में फंस चुके मोइजू ने दशकों पुरानी ये परंपरा तोड़ दी। 2023 में राष्ट्रपति बनने के बाद वो पहली विदेश यात्रा पर तुर्की गए और दूसरी बार चीन पहुंच गए। जबकि ये बात मोइजू भी ठीक से जानते हैं कि इसमें उनके देश का फायदा कम और नुकसान ज्यादा है। वो भी तब जब मालदीव पहले से चीन के कर्ज जाल में फंसा हुआ है। IMF का डेटा कहता है कि इस वक्त मालदीव पर चीन का बहुत भारी कर्ज है, जो करीब $1.3 बिलियन है।
मालदीव की पूरी अर्थव्यवस्था करीब 40,000 करोड़ रुपए है, जिसमें चीन का कर्ज करीब 25,000 करोड़ रुपए है। मालदीव की आबादी 5.21 लाख है और इस लिहाज से एक नागरिक पर चीन का कर्ज करीब 4,80,000 रुपए है। बात जहां तक चीन की है तो चीन मालदीव को इसलिए भाव दे रहा है क्योंकि यहां से वो हिंद महासागर में दखल बढ़ा सकता है और सिर्फ 700 किलोमीटर दूर भारत के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर सकता है। कहां जा रहे हैं वो? चीन। कहां गए थे वो? तुर्की। लेकिन मालदीव कहां पर है? इंडियन ओशन में। अपनी रूट्स को नहीं छोड़ सकते। बड़ी बात यह है कि मालदीव के राष्ट्रपति चाहें कुछ भी करें, लेकिन उनकी भारत पे जो डिपेंडेंसी है वो अप्रत्याशित है। 1974 से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मालदीव में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। 1974 से मौजूद चीन में और मालदीव पर चीनी प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश हो गया। ग्लोबल टाइम्स में लिखा गया कि चीन ने हमेशा मालदीव को एक समान भागीदार माना है, उसकी संप्रभुता का सम्मान किया है। नई दिल्ली को खुले विचारों वाला होना चाहिए क्योंकि दक्षिण एशियाई देशों के साथ चीन का सहयोग जीरो सम गेम नहीं है। यह चीन की कूटनीतिक चाल है जिसे मालदीव के राष्ट्रपति जब तक समझेंगे तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी, ठीक उसी तरह जैसे पाकिस्तान और श्रीलंका की आज हालत है। मालदीव को यह समझना होगा कि उसका हित चीन के साथ ही नहीं भारत के साथ है, और भारत ने मुंह फेरा तो मालदीव की अर्थव्यवस्था डूबने की कगार पर आ सकती है क्योंकि मालदीव की अर्थव्यवस्था में भारतीय पर्यटकों पर एक बहुत बड़ा गेम है। 2023 में 2,02,000 भारतीय पर्यटक मालदीव गए हैं। पूरे पर्यटन का 23% इंडियन टूरिस्ट से आता है। सोचिए 23%। साल 2022 में 2,41,000 गए थे भारतीय वहां पर। साल 2021 में 2,91,000। साल 2020 यानी कोरोना काल में 63,000 भारतीय मालदीव गए। ये आंकड़े भारतीय उच्चायोग मालदीव के हैं। बड़ी बात यह है कि 2018 और 2019 में भारत से जो टूरिस्ट जाते थे वो करीब 5th प्लेस पर थे, 5वां सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते थे, और अब हम 1 या 2 पोजीशन पर हैं। 23% जो उनका टूरिज्म का हिस्सा है वो भारत से आता है, और उनके टूरिज्म पर उनकी इकोनॉमी 75% डिपेंडेंट है। मालदीव को यह भी याद रखना होगा कि भारत की कूटनीतिक परीक्षा लेना उसके लिए घाटे का सौदा साबित हो सकता है, और जिस लक्षद्वीप को लेकर वो भारत से दुश्मनी मोल रहे रहा, उस लक्षद्वीप पर कब्जा करने का सपना मोहम्मद अली जिन्ना भी देख चुके थे। सरदार पटेल ने चकनाचूर कर दिया था इसे। ये 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद का किस्सा है। मुस्लिम बहुल इलाका होने के नाते जिन्ना की नापाक नजर लक्षद्वीप पर पड़ चुकी थी। पाकिस्तान इस पर कब्जा करना चाहता था। इससे एक फायदा उसको ये भी दिखा कि यहाँ से अरब सागर और हिंद महासागर दोनों पर नजर रखना आसान था। इसलिए पाकिस्तान बनते ही चंद रोज बाद लक्षद्वीप पर कब्जा करने के इरादे से वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने अरब सागर में एक युद्धपोत रवाना कर दिया। भारत में उस समय के गृह मंत्री सरदार पटेल को पड़ोसी देश के इस इरादे की भनक लग चुकी थी। वो पाकिस्तान की नीयत को लेकर चौकन्ने हो गए। इतिहासकारों के मुताबिक उस समय पटेल ने दीवान बहादुर सर अरकोट रामास्वामी मुदालियर और अरकोट लक्ष्मण स्वामी मुदालियर यानी मुदालियर बंधुओं को लक्षद्वीप विजय की जिम्मेदारी सौंपी। दोनों को तुरंत सेना लेकर लक्षद्वीप की ओर जाने के लिए कहा। सरदार पटेल ने दोनों भाइयों को साफ संदेश दिया कि जितनी जल्दी हो सके लक्षद्वीप पर तिरंगा फहरा देना है, और पाकिस्तान सेना के लक्षद्वीप पहुंचने से पहले ही इस मिशन को अंजाम दे दिया गया। वहां भारत का झंडा फहरा दिया गया। तिरंगा देख पाकिस्तान फौज वहां से दबे पांव वापस लौट गई और इस तरह लक्षद्वीप भारत का हिस्सा बना। इतिहासकारों के मुताबिक इसमें आधे घंटे की देरी हो जाती तो शायद इतिहास आज कुछ और ही होता। सुनिए एक बार इसका जिक्र मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने किस तरह किया था। 1947 में भारत विभाजन के तुरंत बाद हमारे पड़ोसी की नजर लक्षद्वीप पर थी और उसने अपने झंडे के साथ जहाज भेजा था। सरदार पटेल को जैसे ही इस बात की जानकारी मिली, उन्होंने बगैर समय गंवाए, जरा भी देर किए बिना तुरंत कठोर कार्रवाई शुरू कर दी। बात जहां तक मालदीव की है तो मालदीव भारत के एहसानों के को चीन के मुंह में भूल रहा है। उसे याद रखना होगा कि 1965 में मालदीव को मान्यता देने वाला पहला देश भारत है।
1972 में राजधानी माले में मिशन स्थापित किया गया। 1988 में तत्कालीन पीएम राजीव गांधी ने सेना भेजकर मोमुन अब्दुल गयूम की सरकार को तख्ता पलट से बचाया। 2004 के सुनामी के बाद 10 करोड़ की मदद की। 2014 में मालदीव में पेयजल संकट के वक्त पीएम मोदी ने भारत से पानी भेजा। 2018 से 2022 के बीच 1100 करोड़ रुपए की मदद की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मालदीव का बड़ा फाइनेंसर है। 1974 से मालदीव की रक्षा जरूरत भारत पूरी करता है। 10 साल में मालदीव के 1500 सैनिकों को ट्रेनिंग दे चुका है। 2010-2013 में हेलीकॉप्टर दिए हैं। 2020 में छोटा एयरक्राफ्ट दिया है। अस्पताल, क्रिकेट स्टेडियम, ब्रिज, रोड, मस्जिद, कॉलेज बनवाए। इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि मालदीव के और भारत के संबंधों के इतिहास में सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर है हमेशा मालदीव की क्राइसिस के लिए। और उससे भी बड़ी बात, मालदीव को सीखना चाहिए श्रीलंका से, क्योंकि दोनों की इकोनॉमी टूरिज्म पर डिपेंडेंट है और दोनों ही चीन के पाले में जाकर बैठ गए थे। श्रीलंका बाहर निकलना कोशिश कर चुका है, उसको पता है कि यह गलत हुआ, लेकिन मालदीव के ये जो साहब आपको दिखाई दे, ये अब उस राह पर चल पड़े। वैसे मालदीव से संबंधों का मजबूत रहना भारत के लिए भी जरूरी है। लक्षद्वीप से मालदीव की दूरी सिर्फ 700 किलोमीटर है। अगर मालदीव में भारत की मौजूदगी कमजोर होती है तो चीन बहुत पास आ जाएगा। भारत का करीब 90% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हिंद महासागर के रूट से पूरा होता है। हिंद महासागर इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने में भारत की अहम भूमिका है। मालदीव से चीन की करीबी दोनों ही मामलों में समस्या पैदा कर सकती है। मालदीव सार्क का सदस्य देश है, जिसमें भारत एक मुख्य लीडर राष्ट्र की तरह है। संकट बरकरार रहा तो मालदीव सार्क से बाहर निकल सकता है। मालदीव एक सुन्नी मुस्लिम बहुल देश है। यहां से बड़ी संख्या में जवान सीरिया जाकर आईएसआईएस में भर्ती हुए हैं। कमजोर मालदीव कट्टरपंथियों की पनाहगाह बन सकता है। एक मुस्लिम देश मालदीव है जो चीन के चक्कर में आकर भारत के साथ संबंध बिगाड़ रहा है। दूसरा यूएई जैसे मुस्लिम या अरब देश हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के मुरीद हैं। भारत के साथ लगातार अपने रिश्ते बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, पीएम मोदी आज 3 दिन के दौरे पर देर रात गुजरात पहुंच रहे हैं। यहां वो गुजरात में वाइब्रेंट समिट के 10वें संस्करण में मुख्य अतिथि होंगे। इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस बार के समिट की खासियत होगी यूएई के राष्ट्रपति का बतौर मेहमान शामिल होना। कल यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान अहमदाबाद पहुंचेंगे। टीवी 9 भारतवर्ष के पास जानकारी है कि पीएम मोदी प्रोटोकॉल तोड़ते हुए स्वागत करने के लिए खुद एयरपोर्ट जा सकते हैं। इसके बाद वहीं से पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति साबरमती आश्रम तक रोड शो कर सकते हैं। ये जानना रोचक होगा कि पीएम मोदी यूएई के राष्ट्रपति को रिसीव करने क्यों जा रहे हैं और साबरमती आश्रम तक करीब 7 किलोमीटर लंबा रोड शो करके देश और दुनिया को क्या संदेश देंगे। इस सवाल का जवाब इस तस्वीर में छिपा है। ये तस्वीरें साल 2022 की हैं, जब पीएम मोदी अपने चौथे दौरे पर यूएई पहुंचे थे। यूएई के राष्ट्रपति अल नहायान खुद प्रोटोकॉल तोड़कर अबू धाबी एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के स्वागत में खड़े दिखे थे। ये तस्वीर बताती है कि अल नहायान के दिल में अपने दोस्त के लिए कितना सम्मान है। इस दौरे से पहले ही यूएई के राष्ट्रपति पीएम मोदी के मुरीद हो चुके थे। साल 2019 में पीएम मोदी को यूएई के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया जाना इसका उदाहरण है। दोनों के बीच दोस्ती के दौर की नींव साल 2015 में ही पड़ गई थी, जब पीएम मोदी ने यूएई का पहला दौरा किया था। इसके बाद वो अब तक 5 बार यूएई का दौरा कर चुके हैं। पहला दौरा अगस्त 2015 में हुआ, दूसरा फरवरी 2018, तीसरा अगस्त 2019 और चौथा जून 2022 और 5वां जुलाई 2023 में किया। साल 2015 में पीएम ने यूएई का दौरा किया तो ये पिछले 34 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा था। यूएई की दोस्ती का रिटर्न गिफ्ट देने में पीएम मोदी भी पीछे नहीं हैं। इसकी झलक साल 2017 में गणतंत्र दिवस पर देखने को मिली। मोदी सरकार ने मोहम्मद बिन जायद अल नहायान को ही चीफ गेस्ट के रूप में न्योता दिया था। तब मोहम्मद बिन जायद यूएई के राष्ट्रपति नहीं थे, बल्कि अबू धाबी के क्राउन प्रिंस थे। एडमिरल सुनील लांबा। परंपरा के हिसाब से भारत गणतंत्र दिवस पर किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को ही मुख्य अतिथि बनाता है, लेकिन अल नहायान 2017 में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनकर आए थे। अरब एमिरेट्स एक बहुत ही अहम पार्टनर, फ्यूचर का, प्रेजेंट का तो है ही है, बट फ्यूचर का भी बहुत अहम पार्टनर है भारत का। यूएई भारत में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहा है और आने वाले फ्यूचर में और करेगा।
यानी पीएम मोदी भी यूएई से रिश्तों को तवज्जो देने में पीछे नहीं हैं। कूटनीति के जानकार मानते हैं कि पीएम मोदी की व्यवहारिक राजनीति, एक मजबूत नेता की छवि और विश्व में बढ़ती लोकप्रियता भारत यूएई की दोस्ती को जोड़कर रखने वाली चुंबक है। पीएम मोदी और अल नह्यान की केमिस्ट्री बाकी मुस्लिम देशों में भी मिसाल बन रही है। भारत यूएई की गहरी होती दोस्ती का असर दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और आर्थिक सहयोग के मोर्चे पर भी दिख रहा है। दोनों देशों के बीच भारतीय रुपए और यूएई की मुद्रा दिरहम में कारोबार के लिए समझौता हुआ है। भारत यूएई के बीच पहला मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। यूपीआई और यूएई के इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म की लिंकिंग को मंजूरी मिली है। आपसी कारोबार को बढ़ाकर 100 अरब डॉलर तक ले जाने पर सहमति है। मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे कट्टरपंथी संगठनों के बीच भारत का सहयोग, और यूएई मानता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जम्मू कश्मीर से 370 हटाने के मोदी सरकार के फैसले का गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जैसे मुस्लिम मंच पर विरोध होने से रोका। यूएई की कंपनी ने जम्मू कश्मीर में निवेश किया, यानी यूएई ने कश्मीर पर पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा की पूरी तरह हवा निकाल दी। सिर्फ यूएई नहीं, मोदी सरकार के कार्यकाल में बहरीन और सबसे बड़े खाड़ी देश सऊदी अरब समेत कई मुस्लिम या अरब देशों के साथ भारत के रिश्तों में बड़ा बदलाव आया। सऊदी प्रधानमंत्री मोदी को भाई तक बता चुके हैं। इसके अलावा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में साझेदारी के साथ सऊदी और भारत रिश्तों का एक नया अध्याय लिख रहे हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भारत मंडपम पहुंच चुके हैं। ये तस्वीर सितंबर 2023 की है, जब सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान नई दिल्ली G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत आए थे। भारत मंडपम में अब पीएम मोदी ने अपने भाई सऊदी क्राउन प्रिंस का जिस गर्मजोशी से स्वागत किया, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में इसका बड़ा मैसेज गया। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वागत करते हुए इसके बाद राष्ट्रपति भवन में सऊदी क्राउन प्रिंस का आधिकारिक स्वागत हुआ। यहीं पर मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, हम दोनों भाई हैं, प्रधानमंत्री मोदी मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका छोटा भाई हूं और उनकी प्रशंसा करता हूं। इससे पहले फरवरी 2019 में जब मोहम्मद बिन सलमान भारत के दौरे पर आए थे, पीएम मोदी उनकी अगवानी के लिए प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पर खड़े थे। पीएम मोदी का यही दोस्ताना अंदाज भारत सऊदी के संबंधों को बेहतर बनाने में कारगर रहा है। दो 2016 और 2019 में पीएम मोदी का सऊदी अरब का दौरा संबंधों में मील का पत्थर साबित हुआ है। साल 2016 में पीएम मोदी की पहली सऊदी यात्रा के दौरान उन्हें सऊदी अरब के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा जा चुका है। आज भारत सऊदी अरब के बीच सालाना व्यापार 5,000 करोड़ डॉलर से ज्यादा का है। भारत ने साल 2022-23 में करीब 1,000 करोड़ डॉलर का निर्यात किया है। सऊदी अरब महाराष्ट्र में 4400 करोड़ अमेरिकी डॉलर की लागत वाली वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल्स प्रोजेक्ट लगाने की तैयारी में है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में सऊदी अरब भी पार्टनर है। सऊदी अरब कश्मीर मुद्दे पर भारत की चिंताओं और संवेदनशीलता को तरजीह देता है। सऊदी अरब ने भारत के साथ संबंधों को बढ़ाकर पाकिस्तान और चीन जैसे देशों को झटका दिया है। सोचिए, जब एक दुनिया में माहौल है ट्रस्ट डेफिसिट का, एक दूसरे पे विश्वास नहीं करने का, तो भारत म्यूचुअल कोऑपरेशन, अंडरस्टैंडिंग, फेथ और ट्रस्ट को आगे बढ़ाकर लेके चल रहा है। सऊदी अरब हो या यूएई, अरब देश पीएम मोदी की वैश्विक नीति का लोहा मान रहे हैं। यूक्रेन और गाजा जैसे युद्धकाल में भारत की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। अब एक बार फिर 13 फरवरी को पीएम मोदी यूएई में आबू धाबी की यात्रा पर जाने वाले हैं। पीएम मोदी यहां यूएई के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। BAPS स्वामी नारायण मंदिर आबू धाबी के अल वाकबा में 20,000 वर्ग मीटर की जमीन पर बना। पीएम मोदी ने ही साल 2018 में इस मंदिर की आधारशिला रखी थी। इसके प्रबंधकों ने पीएम मोदी से मिलकर उद्घाटन का न्योता दिया था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया था। बिल्किस बानो के दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से आज बहुत बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की रिहाई का आदेश रद्द कर दिया है। 251 पन्नों के
जजमेंट के मुताबिक बिल्किस बानो के गुनहगारों को फिर जेल जाना होगा। 2 जजों की बेंच ने आदेश देते हुए काफी तल्ख टिप्पणी की, कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया, कानून के शासन को लेकर गुजरात सरकार को नसीहत भी दी। अगस्त 2022 में गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो गैंगरेप केस में उम्र कैद सजा पाए सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया था। नवंबर में यह मामला वापस कोर्ट में जाता, इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। आज सर्वोच्च अदालत ने गुजरात सरकार के फैसले को पलटते हुए क्या कहा, पहले उसकी 5 बड़ी बातें देखना जरूरी है। गुजरात सरकार की ओर से सजा में छूट का आदेश रद्द किया गया। नंबर 1, दोषियों की रिहाई के लिए गुजरात सरकार सक्षम नहीं। जिस राज्य में सुनवाई हुई वहां की सरकार फैसला ले सकती है। 2 हफ्ते में सभी दोषी जेल में सरेंडर करें। रिहाई के लिए तथ्य छिपाकर फ्रॉड का सहारा लिया गया। डेढ़ साल पहले की ये तस्वीरें हर किसी के ज़हन में आज फिर ताजा हो गईं। बिल्किस बानो गैंगरेप केस के यही वो दोषी हैं जिनका रिहाई के बाद फूल मालाओं से स्वागत हुआ था। गुजरात की इस तस्वीर ने पूरे देश में भूचाल ला दिया था। अब इन दोषियों की जेल वापसी होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद तस्वीरें बदल चुकी हैं। फैसला सुनने के बाद गुजरात के दाहोद में बिल्किस के रिश्तेदारों ने जश्न मनाया। मोहल्ले में आतिशबाजी होने लगी, जबकि देश की सबसे बड़ी अदालत से झटका लगने के बाद बिल्किस केस के दोषियों के घर सन्नाटा पसरा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के 218वें पन्ने पर गुजरात सरकार की रिहाई का आदेश रद्द करते हुए टिप्पणी की है कि ये कानून के शासन के उल्लंघन का क्लासिक केस है। जजों ने 237वें पन्ने पर समरी ऑफ कंक्लूजन में लिखा है, जिसमें एक-एक चीज स्पष्ट कर दी गई। गुजरात सरकार के फैसले को क्यों पलटा गया, इसकी वजह भी बताई गई। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि गुजरात सरकार को दोषियों की याचिका पर फैसले का अधिकार नहीं था, इसलिए रिहाई गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने 13 मई 2022 का अपना जजमेंट भी पलट दिया। 238वें पन्ने पर यह बताया गया कि अदालत में गलत तथ्य पेश किए गए और रिहाई के लिए फर्जीवाड़ा किया गया। उन्होंने कहा फ्रॉड हैज बीन कमिटेड ऑन द कोर्ट। जो इनमें से कॉन्विक्ट था, उसने जो पिटीशन डाली उसमें बहुत से तथ्य जो जरूरी थे उसको सप्रेस किया गया। कॉन्विक्ट ने तो सप्रेस किया, मगर स्टेट ऑफ गुजरात ने भी उन बातों को अदालत के सामने दोबारा उजागर नहीं किया। गुजरात सरकार के आदेश को पलटने का एक आधार ये भी दिया गया कि जिस राज्य ने अपराधी को सजा दी है वही रिहाई का आदेश देने का अधिकार रखता है। इस मामले में महाराष्ट्र में ट्रायल चला था और ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र सरकार ही सक्षम प्राधिकार है जो फैसला कर सकती थी। बिल्किस गैंगरेप केस पर दिए अपने आदेश में कोर्ट ने कानून का शासन कायम रखने पर जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो को न्याय दिया, ऐसा सुना, इसीलिए हम आज खुश हैं। कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गुजरात सरकार पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सकती है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट रखा गया था कि जब केस महाराष्ट्र में चला तो अधिकार भी महाराष्ट्र सरकार के पास होना चाहिए। गुजरात सरकार ने इस पर अपना अधिकार कैसे जता दिया और यह फैसला क्यों लिया? इस मामले में गुजरात सरकार कानूनी पहलुओं पर विचार कर सकती है, लेकिन अदालत का आदेश आते ही सियासी पारा चढ़ते देर नहीं लगी। राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए अपने एक्स हैंडल पर लिखा, चुनावी फायदे के लिए न्याय की हत्या की प्रवृत्ति लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बार फिर देश को बता दिया कि अपराधियों का संरक्षक कौन है। प्रियंका गांधी के निशाने पर भी बीजेपी रही। उन्होंने लिखा कि इस आदेश से भारतीय जनता पार्टी की महिला विरोधी नीतियों पर पड़ा हुआ पर्दा हट गया। इस मुद्दे पर विपक्ष के नेताओं ने किस तरह मोर्चा खोल दिया, आप ये देखें। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, जो बीजेपी की सरकार है वहां पर, उन्होंने बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ने में मदद की, फ्री किया। जो राहत इन्हें दी गई थी हत्यारों को, बलात्कारियों को, उसके बाद एक पार्टी से जुड़े हुए लोगों ने उनका माल्यार्पण किया, उनका स्वागत किया। यह देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। उन्होंने सारे नियमों को तोड़ करके इनको छोड़ा। इनका स्वागत हुआ जब ये छोड़े गए, माला पहनाई गई, कहा गया कि ये संस्कारी ब्राह्मण हैं। तो बार बार सवाल उठता है क्यों? जिस बिल्किस बानो को लेकर सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा आदेश आया, वो मामला क्या है? 2002 में गुजरात दंगों के दौरान दंगाइयों ने बिल्किस के साथ गैंगरेप किया था। बिल्किस बानो 5 महीने की गर्भवती थी। भीड़ ने उसके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या भी कर दी। 2023 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मामले की सीबीआई जांच हुई।
2004 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मामला गुजरात से मुंबई ट्रांसफर हुआ। 2008 में मुंबई के स्पेशल जज ने 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। 2022 में गुजरात सरकार ने सभी 11 दोषियों को 15 अगस्त को रिहा कर दिया। दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नवंबर 2022 में अर्जी दी गई, जिस पर 12 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रखा गया। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि अपराधियों को सजा इसलिए दी जाती है ताकि भविष्य में अपराध रुके। अपराधी को सुधरने का मौका दिया जा सकता है, लेकिन पीड़िता की तकलीफ का भी एहसास होना चाहिए। अब खबर पड़ोसी देश बांग्लादेश की। 17 करोड़ की आबादी वाले मुल्क बांग्लादेश में आम चुनाव के नतीजे आ गए। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने लगातार चौथी बार रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बधाई दी। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग और उनके 13 सहयोगी दलों ने सत्ता में लौटकर फिर से अपना दमखम दिखा दिया। अवामी लीग और सहयोगियों ने 300 संसदीय सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। इनमें से 223 सीटों पर उन्हें जीत मिली है। इस जीत के साथ ही शेख हसीना 5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनेंगी। हालांकि वहां की मुख्य विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी ने चुनाव का बॉयकॉट किया था। बीएनपी ने बांग्लादेश में चुनाव को धोखा बताया। लेकिन खबर इतनी ही नहीं, बांग्लादेश के आम चुनाव और नतीजों पर दुनिया भर की नजरें टिकी थी। भारत और चीन ही नहीं बल्कि रूस से लेकर अमेरिका तक इस चुनाव में दिलचस्पी दिखा रहे थे। भारत और चीन शेख हसीना के साथ चट्टान की तरह खड़े थे। भारत और चीन की इस जुगलबंदी से अमेरिका को बांग्लादेश में बड़ा झटका लगा, जो शेख हसीना के खिलाफ अभियान चलाए हुए थे। तो सवाल यह है कि बांग्लादेश में सुपर पावर देशों की दिलचस्पी की वजह क्या है? बांग्लादेश का चुनाव सुपर पावर मुल्कों का चुनाव क्यों हो गया? क्यों भारत, चीन, रूस शेख हसीना के साथ और अमेरिका विपक्ष के साथ खड़ा हुआ? खासतौर से भारत और चीन शेख हसीना के पीछे चट्टान की तरह क्यों खड़े हुए? सबसे बड़ा सवाल है, भारत के लिहाज से शेख हसीना खास क्यों है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए इन देशों के हितों को समझने की जरूरत है। इसीलिए हमने एक्सपर्ट से भी बात की। उन्होंने क्या कहा हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आज के वो बयान देखते हैं जो चुनाव जीतने के बाद पहली बार शेख हसीना ने भारत के लिए दी। You are most welcome. We are very lucky. We have so many people here this time. Well, India is our tested friend during our liberation war. They supported us. Not only that, after 75, when we lost, we two sisters, you can see, when we lost our whole family, father, mother, brothers, everybody, only we two survived. So they gave me shelter. So we have our best wishes to the people of India. यकीनन युद्ध की जमीन से 1971 में जन्मे बांग्लादेश का 52 सालों का इतिहास किसी से छिपा नहीं, लेकिन पिछले 52 सालों में भारत हर कदम पर, हर हालात में बांग्लादेश के साथ खड़ा रहा। संघर्षों की दहलीज पार कर इस मुल्क की अर्थव्यवस्था अब $400 अरब को पार कर गई है। बांग्लादेश आज आर्थिक और भू राजनीतिक रूप से ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां दुनिया के कई सुपर पावर देश उसकी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। इसमें चीन और रूस भी और अमेरिका भी। By nature, our people are very smart, I must say that. And as I mentioned you that, yes, we want to train our younger generation for future. बांग्लादेश के लिए शेख हसीना के इसी फ्यूचर प्लान पर सुपर पावर्स की नजर है। नजर इस बात पर है कि इस प्लान में उनकी भूमिका कितनी होगी। इसी एजेंडे को ध्यान में रखकर सभी ने चुनाव में अपनी अपनी गोटियां चली। एक्सपर्ट मानते हैं कि इसमें भारत के बफर स्टेट की प्राथमिकताएं हैं, तो चीन का बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट से लेकर अमेरिका अपने रणनीतिक फायदे देख रहा है, तो रूस बुनियादी ढांचों में अपने हित तलाश रहा है। अमेरिका और यूरोप और यूरोपियन यूनियन पिछले साल भर से कह रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर ह्यूमन राइट्स को सप्रेस किया जा रहा है, ऑपोजिशन को दबाया जा रहा है और इलेक्शंस फेयर नहीं होंगी, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2021-22 में $15 बिलियन से अधिक का रहा है। दूसरी ओर चीन के साथ बांग्लादेश का दो तरफा व्यापार भी 2022 में $25 बिलियन से अधिक हो गया। चीन का BRI प्रोजेक्ट भी हसीना सरकार के फिर से आने पर ही आगे बढ़ सकता था। वहीं अगर प्रधानमंत्री हसीना पद से हटती तो भारत को भी वैकल्पिक रणनीति बनानी पड़ती। लिहाजा बांग्लादेश चुनाव के दूरगामी नतीजों के कारण भारत और चीन दोनों ने मौजूदा सत्ता की तरफदारी की। वैसे शेख हसीना की जीत अमेरिका के लिए झटका है।
अमेरिका ने इस चुनाव में भी शेख हसीना सरकार पर भ्रष्टाचार और लोकतंत्र का गला घोटने के गंभीर आरोप लगाए। अमेरिका मुख्य विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का लगातार समर्थन करता रहा है। एक्सपर्ट का मानना है कि बांग्लादेश पर दबाव से अमेरिका के अपने हित जुड़े हुए हैं। इंडो पैसिफिक में चीन के बढ़ते प्रभुत्व को कम करने के लिए अमेरिका पूरा जोर लगा रहा है, लेकिन चीन के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में बांग्लादेश की दिलचस्पी अमेरिका को रास नहीं आ रही, जबकि बांग्लादेश 2016 से चीन की इस परियोजना से जुड़ा है। अमेरिका के इस विरोध की वजह से ही चुनाव में रूस शेख हसीना के पाले में खड़ा नजर आया। शेख हसीना के होने से भारत का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इनकी जो पॉलिसीज रही हैं उनके तहत एंटी इंडिया एक्टिविटीज जो बांग्लादेश में बेगम खालिदा जिया के दौर पर होती थी वो रुक गई, उन पर अंकुश लगा। पाकिस्तान की आईएसआई का जो फ्री रन था बांग्लादेश में, आपको याद होगा वो संगठन हुजी, वो फ्री रन नहीं देखने को मिला। हालांकि रिपोर्ट है कि बांग्लादेश से रूस की बढ़ रही नजदीकियों की एक वजह यूरेनियम भी है। रूस कुछ समय से बांग्लादेश को यूरेनियम की सप्लाई कर रहा है। पिछले साल जून में रूसी यूरेनियम की पहली खेप बांग्लादेश पहुंची थी। रूस की मदद से ही बांग्लादेश में 2400 मेगावाट का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट तैयार किया जा रहा है। लेकिन इससे अलग अगर भारत बांग्लादेश की बात करें तो दोनों देश सिर्फ पड़ोसी मुल्क ही नहीं है पर करीबी सहयोगी भी है। इसीलिए आज आपको प्रधानमंत्री मोदी और शेख हसीना के बीच गोल्डन पार्टनरशिप के बारे में भी जानना चाहिए। शेख हसीना जब 2022 में भारत दौरे पर आई थी तब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को बांग्लादेश के टेस्टेड फ्रेंड यानी परखा हुआ दोस्त कहा था। यानी यही वजह है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में हिंसा और घुसपैठ करने वाले संगठन पर बांग्लादेश समय समय पर चाबुक भी चलाता रहा। ऐसे में कह सकते हैं कि भारत और बांग्लादेश के हित एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मोदी सरकार की लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए बांग्लादेश बहुत जरूरी है। वहां बांग्लादेश के लिए भी भारत के मायने बहुत है। भारत ने रक्षा आयात के लिए बांग्लादेश को $50 करोड़ का ऋण दिया। अब अलग फिक्र की ओर बढ़ते हैं। फिक्र आपकी में अब बात करते हैं उस फॉर्मूले की जो क्या होगा कैसे होगा समझ में नहीं आ रहा। वो है सीट शेयरिंग फॉर्मूला। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर चल रही बातचीत काफी पेचीदा हो गई है। कई दौर की मीटिंग के बाद भी यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पंजाब और दिल्ली में अब तक फाइनल फैसला नहीं हो पाया। कल बिहार को लेकर कांग्रेस और आरजेडी की बैठक में कोई ठोस बात नहीं निकल पाई। यूपी में इंडिया गठबंधन अभी तक इस उधेड़-बुन में लगा हुआ है कि सियासी कुनबे का और विस्तार किया जाए या नहीं। कांग्रेस चाहती है कि अलायंस में मायावती भी शामिल हो, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन अखिलेश यादव को यह स्वीकार नहीं है। आज इसे लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई। पंजाब और दिल्ली में सीट शेयरिंग का मामला फंसा हुआ है। कहा यह जा रहा है कि पंजाब में सारी सीटें चाहती है आम आदमी पार्टी। आज सीट बंटवारे पर बात करने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं की दिल्ली में बैठक हुई। बैठक से पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव संदीप पाठक ने दिल्ली और पंजाब के साथ उन राज्यों में गठबंधन की मांग कर दी जहां उनकी मौजूदगी है। आम आदमी पार्टी की इस बात ने कांग्रेस को असहज कर दिया। बैठक के बाद सिर्फ यही सुनने को मिला है कि बातचीत अच्छे माहौल में हुई है। सीट शेयरिंग का कोई नंबर सामने नहीं आया। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर कांग्रेस नेताओं में मतभेद नजर आ रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी से गठबंधन का समर्थन किया है। सिद्धू ने कहा है कि अगर आम आदमी पार्टी के साथ समझौता होता है तो इसका फायदा होगा। हालांकि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग विधानसभा में नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा और प्रगट सिंह जैसे नेता आपसे गठबंधन के खिलाफ हैं। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਵੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 7 ਸੀਟਾਂ 13 ਚੋਂ अगर ਇਕੱਲਿਆਂ कांग्रेस पार्टी लड़ती है तो 2 पार्लियामेंट ਦੀਆਂ सीटां जीतेगी। लीडरशिप ने ये स्पष्ट किया था, कुछ दिन पहले दिल्ली भी बुलाया गया था और लीडरशिप ने ये स्पष्ट किया है कि जो भावना हमारे यहाँ के लीडर्स की होगी, जो भावना हमारे लोगों की होगी, उसी के अनुरूप कोई फैसला लिया जाएगा। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ समझौते में दिक्कत है तो लोकसभा चुनाव के लिहाज से सबसे ज्यादा सीटों वाले यूपी में भी इंडिया गठबंधन के लिए सीट शेयरिंग का काम काफी मुश्किल दिख रहा है। यूपी में कांग्रेस की 2 नावों की सवारी ने सीट शेयरिंग का पेच फंसा दिया। समाजवादी पार्टी से कांग्रेस का अलायंस है। दोनों दलों के बीच सीटों पर औपचारिक बातचीत चल रही है, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता पर्दे के पीछे से बीएसपी के संपर्क में हैं, ऐसा दावा किया जाता है। पिछला लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी और बीएसपी मिलकर लड़े थे, इसीलिए इस बार मायावती और अखिलेश में आर पार की लड़ाई छिड़ी है। आज मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लंबी पोस्ट लिखकर अखिलेश यादव पर तीखे हमले किए।
कांग्रेस की कोशिश है कि अखिलेश यादव मान जाएं और मायावती भी गठबंधन का हिस्सा बन जाएं। यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय लल्लू बीएसपी को इंडिया गठबंधन के लिए जरूरी बता रहे हैं। अजय लल्लू की दलील है कि अगर कांग्रेस, बीएसपी और समाजवादी पार्टी मिल जाएं तो बीजेपी को हराया जा सकता है। गठबंधन में जो अभी समाजवादी पार्टी है, आरएलडी है, कांग्रेस है, इसमें बीएसपी भी है। देखिए, मैं तो पहले दिन से बोल रहा हूँ और अभी भी यही बोल रहा हूँ, और मैं केवल कांग्रेस के लिए नहीं, एक आम इंसान के नाते बोल रहा हूँ। और बहन जी को खास तौर से कहना चाहता हूँ कि बहन जी, जिस मिशन मूवमेंट के ऊपर आपने पूरा जीवन अपना न्यौछावर कर दिया, उस मिशन मूवमेंट को अगर बचाना है तो सबको साथ आकर के चुनाव लड़िए। मतलब इस गठबंधन में बीएसपी भी हो? निश्चित रूप से। कांग्रेस को मायावती पर भरोसा है, लेकिन अखिलेश यादव भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। क्या अगर मायावती इस गठबंधन में जुड़ती है तो ये इंडिया गठबंधन के लिए फायदा होगा या नहीं होगा? उसके बाद का भरोसा आप दिलाओगे? बाद का भरोसा आप में से कौन दिलाएगा? अखिलेश यादव की ऐसी बातों से मायावती गुस्से में हैं। आज उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खुलकर नाराजगी जाहिर की। समाजवादी पार्टी अति पिछड़ों के साथ साथ जबरदस्त दलित विरोधी पार्टी भी है। अब समाजवादी पार्टी मुखिया जिससे भी गठबंधन की बात करते हैं, उनकी पहली शर्त बीएसपी से दूरी बनाए रखने की होती है। लेकिन जिस तरह के सियासी हालात यूपी में बन रहे हैं और कांग्रेस खुलकर बीएसपी के साथ जाने की बात कर रही है, उसके बाद अखिलेश यादव भी बीएसपी पर ज्यादा बोलने से बच रहे हैं। सर, आपने कहा कि इस पर कमेंट नहीं करना चाहिए। अभी मैंने क्या कहा? बीएसपी के सवाल पर आपने जवाब दिया कि उस पर कमेंट नहीं करना चाहिए क्योंकि आगे क्यों चर्चा है। मैं जानता हूँ क्या पूछोगे नेक्स्ट। समाजवादी पार्टी सीट बंटवाने को लेकर कांग्रेस और आरएलडी के अलावा आम आदमी पार्टी और जेडीयू से भी बात कर रही है। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव ने 65 उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार कर ली है। वो कांग्रेस के लिए 10 और आरएलडी के लिए 5 सीटें छोड़ने के मूड में है, लेकिन कांग्रेस 10 सीटों पर राजी नहीं दिख रही। वो कम से कम 25 सीटें मांग रही है। गठबंधन के लिए बिहार की 40 सीटों पर समझौता आसान लग रहा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पेच फंस गया है। बिहार में आरजेडी और जेडीयू में बड़ा भाई बनने की होड़ है। कांग्रेस ने भी अपनी डिमांड बढ़ाकर सीट शेयरिंग की बात को उलझा दिया है। इसी वजह से कल कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीटों को लेकर फाइनल फॉर्मूला नहीं बन पाया। अब सीट बंटवारे को लेकर जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी के नेता खुलकर बोल रहे हैं। एक दूसरे को नसीहत भी दी जा रही है। आरजेडी और जेडीयू ने अपनी तरफ से 17-17-4-2 का फॉर्मूला बनाया था, यानी 17 सीट आरजेडी, 17 सीट जेडीयू, 4 सीट कांग्रेस और 2 सीट अन्य दलों के लिए। लेकिन बिहार कांग्रेस के नेता इस फॉर्मूले को खारिज कर रहे हैं। कहा जा रहा है कांग्रेस को 4 सीट दिया जाएगा, 17-17 आरजेडी, जेडीयू, 4 कांग्रेस और 2। अभी सब बात निर्धार है यार, कोई तथ्यहीन बात का कोई मतलब नहीं। कल सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं की दिल्ली में बैठक हुई थी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने आरजेडी से 10 सीटें मांगी हैं। गठबंधन में शामिल सीपीआई-एमएल ने 6 सीट पर दावा जताया है। दिक्कत ये है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने 16 सीटें जीती थी, यानी जेडीयू के लिए 16 सीट से कम पर मानना मुमकिन नहीं होगा। नहीं, हम सिटिंग सीट है हमारा भाई, सिटिंग सीट, हम जीता हुआ सीट है। ऐसा सुने हैं कि जीता हुआ सीट रहेगा और उसमें कोई किराएदार आके रह जाए? ये संभव है क्या? हम घर बाए हैं और घर में किराएदार रह जाएगा? भाई हमारी सीट है, हम लड़ेंगे उस सीट पर। जो नॉन कांग्रेस, नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं या जहां उनकी ताकत ज्यादा है, वहां अनुपात के से अधिक सीटें मांगना कांग्रेस पार्टी का अव्यवहारिक काम। आरजेडी बिहार में खुद को बड़े भाई की भूमिका में देख रही है, इसलिए वो भी जेडीयू से कम सीटों पर लड़ने के लिए तैयार नहीं दिख रही है। हम सबसे बड़ी पार्टी है, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमको बहुत ज़्यादा मिलना चाहिए, लेकिन हमारी जो पहचान है बिहार में, हमारा जो पकड़ है बिहार में, तो इसमें हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। बिहार में सीट समझौते में देरी ने सहयोगी दलों के अंदर बेचैनी बढ़ा दी है। जेडीयू के नेता सीट समझौते में हो रही देरी के लिए खुलकर कांग्रेस को जिम्मेदार बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव के में बीजेपी को चुनौती देना चाहती है। अगर बात की जाए इंडिया गठबंधन, एक सीट पर एक उम्मीदवार की बात हो, लेकिन 6 राज्य ऐसे हैं जहां इंडियन गठबंधन के लिए सीट शेयरिंग पर कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पा रहा है। 80 सीट वाले यूपी में अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच गठबंधन की गाड़ी हिचकोले खा रही है, ऐसी खबरें हैं। कांग्रेस सम्मानजनक सीटें चाहती है, लेकिन अखिलेश 10 से ज्यादा सीटें नहीं देना चाहते हैं, ऐसी खबरें हैं। इस तरह 48 लोकसभा सीट वाले महाराष्ट्र में भी शिवसेना उद्धव ठाकरे कांग्रेस को ज्यादा सीट देने के मूड में नहीं है, ऐसी खबरें हैं। ऐसा बयान भी आया कि संजय राउत ने कहा 23 पर तो हम ही लड़ेंगे, ऐसी खबरें हैं।
लोकसभा सीटों के लिहाज से तीसरे सबसे बड़े राज्य पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं है। ममता बनर्जी कांग्रेस को 2 से ज्यादा सीट देना नहीं चाहती है। यहां पर तो 4 जनवरी को अधीर रंजन जी ने सीधे सीधे ममता जी को बीजेपी की बैटिंग करने वाली बता दिया है, उनके लिए बैटिंग करने वाला बता दिया। इस सब के बीच में बिहार की 40 सीटों में कांग्रेस को मनमाफिक सीटें मिलने के कोई आसार नहीं, ऐसी खबर। यहां तक कि 13 सीटों वाले पंजाब में कांग्रेस के लिए आम आदमी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो काफी पेचीदा दिखाई देता है। सोर्सेस के मुताबिक कांग्रेस कम से कम 5 सीटें मांग रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी इसके लिए तैयार नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। इसी तरह दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल की कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है। दिल्ली में कांग्रेस कम से कम 3 सीटें मांग रही हैं, ऐसी खबरें। कांग्रेस सीट शेयरिंग के लिए गठबंधन के सहयोगियों के साथ बात कर रही है, लेकिन प्लान बी के तहत कांग्रेस ने यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब की लोकसभा सीटों पर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने यूपी की 80 में से 60 सीटों पर कोऑर्डिनेटर बना दिए हैं। महाराष्ट्र के 48 में से 40 सीटों पर कोऑर्डिनेटर तैनात कर दिए हैं। बिहार और पंजाब की सभी लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति कर दी है। कांग्रेस के इस कदम को सहयोगी दलों पर प्रेशर बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। तो अब चुनावी गर्मी से बात करते हैं गुलमर्ग की सर्दी की। जनवरी का पहला हफ्ता बीत गया। यह वक्त जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी का है, लेकिन इस बार ना तो बर्फ गिर रही है और ना ही बारिश। मौसम के इस बदले मिजाज ने मौसम वैज्ञानिकों को भी चिंता में डाल दिया। यह तस्वीर राजस्थान के किसी रेगिस्तान की नहीं है, यह तस्वीर है मशहूर हिल स्टेशन गुलमर्ग की। देखा, जनवरी में बर्फबारी के लिए मशहूर गुलमर्ग के पहाड़ जनवरी के दूसरे हफ्ते में भी रेगिस्तान जैसे दिख रहे हैं। पूरा दिसंबर बीत गया लेकिन गुलमर्ग सूखा पड़ा है। मौसम विभाग का कहना है कि आमतौर से जनवरी के पहले हफ्ते तक बर्फ गिर जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से गुलमर्ग के पहाड़ वीरान दिख रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दिसंबर में कश्मीर घाटी में 79% कम बारिश हुई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 12 जनवरी तक मौसम शुष्क रहेगा। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी मौसम की यही स्थिति बनी रही। हैरान करने वाली बात यह है कि न्यूनतम तापमान -5 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है, लेकिन बर्फ का नामो निशान नहीं है। वैसे न्यूनतम तापमान दिल्ली का भी गिरा है। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह कल के न्यूनतम तापमान से 2.9 डिग्री कम है। और अब देखते हैं टॉप 9। केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से पीएम मोदी का संवाद। पीएम मोदी ने किसानों से की बात, कहा मोदी की गारंटी की गाड़ी हर जगह पहुंची। राजस्थान में मंत्री सुरेंद्र पाल विधानसभा चुनाव हारे। उत्तर प्रदेश के महोबा में ताबड़तोड़ फायरिंग से दहशत, 2 पक्षों के विवाद के कारण चली गोलियां। अहमदाबाद से अयोध्या पहुंचे 7 ध्वज दंड, 5500 किलो है ध्वज दंडों का वजन। राम मंदिर के लिए जलेसर से 2400 किलो का घंटा अयोध्या के लिए रवाना। हरियाणा में ईडी ने आईएनएलडी के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह को किया गिरफ्तार। अवैध खनन और अवैध हथियार रखने पर हुई गिरफ्तारी। आईएसआईएस के आतंकी शहनवाज का बड़ा खुलासा, गुजरात में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट का प्लान था। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण का काम पूरा। गुजरात, महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट के सिविल कॉन्ट्रैक्ट भी दिए गए। सलमान खान के फार्म हाउस में जबरन घुसने की कोशिश, 2 लोगों ने पनवेल फार्म हाउस में घुसने की कोशिश की।